dear students, welcome back once again to our YouTube channel. 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 में आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक सादा सा सवाल है कि आप खाना क्यों खाते हो। तो यकीनन इसका जवाब आप यही देंगे कि सर हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। खाने से हमें एनर्जी हासिल होती है और उस एनर्जी के ज़रिए हम जिंदा रहते हैं। तो मुबारक हो, आपका जवाब एकदम ठीक है। आपके अलावा जितनी भी बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब के सब खाना इसलिए खाते हैं ताकि उन्हें एनर्जी हासिल हो। लेकिन क्या आपने कभी प्लांट्स को खाना खाते हुए देखा है? प्लांट्स खाना खाते हैं। हालांकि प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें भी जिंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए। ठीक, एनर्जी हासिल करने के लिए खाना चाहिए। लेकिन आपने कभी भी प्लांट्स को खाना खाते हुए नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि वो प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, उन्हें खाना खाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उनकी बॉडी अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाई है कि ऐसा मैकेनिज्म उसमें रखा हुआ है कि वो खुद ब खुद अपना खाना बना सकते हैं। अब वो खाना किस प्रोसेस के ज़रिए बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की देसी डेफिनेशन क्या होगी कि वो अमल जिसके ज़रिए एक पौधा अपनी खुराक तैयार करता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई देसी डेफिनेशन। अब आते हैं बुक की तरफ के साइंटिफिक में आप किस तरह फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करते हो। तो फोटोसिंथेसिस ये असल में दो अल्फाज का मजमूआ है। फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है बनना। मतलब लाइट की मौजूदगी में किसी चीज का बनना। बात समझ आ रही है? लाइट की मौजूदगी में किसी चीज का बनना। अब वो चीज क्या होगी? खुराक होगी, जाहिर है। तो अब डेफिनेशन की तरफ आ जाओ। फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का बनना है किस चीज से? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में विद ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब ये है एक चीज आपको नहीं चाहिए लेकिन वो फिर भी इजाफी बन गई। बाय प्रोडक्ट मतलब एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो मेन फोटोसिंथेसिस में हमारा टारगेट था ग्लूकोज बनाना, लेकिन साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है एज अ बाय प्रोडक्ट एक्स्ट्रा। ठीक, तो अब ये सिंपल सी इधर इक्वेशन लिखी गई है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, ये दोनों रिएक्ट करते हैं किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। और बनता क्या है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन O2। बात समझ आ गई? अच्छा, अब बुक में अगर आप ये देखोगे ना तो इधर लिखा हुआ है H2O के साथ लिखा हुआ है 12 12 लिखा हुआ है, और साथ फिर इधर आखिर प्रोडक्ट्स में भी 6H2O लिखा हुआ है। तो बात है कि ये अगर आप उधर 12 लिखोगे तो बाकी जो 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स बचते हैं वो आखिर में रिलीज हो जाएंगे वैसे के वैसे ही। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये फोटोसिंथेसिस क्या सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती हैं? तो ऐसा नहीं है। जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं सब के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। ऑटोट्रॉफ्स का क्या मतलब है? ऑटोट्रॉफ्स का मतलब वो जानदार हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और जो जानदार अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते उन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो हम ह्यूमंस क्या हैं? हम हेटरोट्रॉफ्स हैं। हम अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते बल्कि एक्सटर्नल सोर्स से खुराक लेते हैं। बात समझ आ गई? तो फोटोसिंथेसिस अकर इन ऑटोट्रॉफ्स। Autotrophs are those organisms which can prepare their own food by using inorganic substances या inorganic materials. Water और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों क्या है? ये इनऑर्गेनिक है ना। इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को या मटेरियल्स को इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाना। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स में प्लांट्स भी हैं, एल्गी भी है। एल्गी मतलब जो काई वगैरह जम जाती है ना, जिस जगह पर पानी खड़ा हो तो वहां पर जो ग्रीनिश आपको नजर आता है तो उसको हम एल्गी कहते हैं। ठीक है, एल्गी। इसके अलावा बैक्टीरिया की एक टाइप है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है। अच्छा, तो अब फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म मतलब फोटोसिंथेसिस इतना सिंपल प्रोसेस तो नहीं है कि बस CO2 और वाटर को आपने मिलाया और उससे ग्लूकोज बन गया। अगर ऐसा होता तो फिर तो आप जो पानी पीते हो उसमें सांस लेते हो तो आपकी सांस में CO2 है, वो अगर पानी के साथ मिक्स हो जाए तो फिर तो वहीं पर ग्लूकोज बन जाए। लेकिन इतना सिंपल प्रोसेस तो नहीं है, इसके पीछे काफ़ी सारी डिटेल है। तो अब उस डिटेल को, उस मैकेनिज्म को समझने से पहले थोड़ा सा आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में रिवाइज कर लो। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली के बारे में कैसे स्ट्रक्चर था। वो इसलिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस दरअसल क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है ना, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली चूंकि हमारे ह्यूमंस के सेल्स में या फिर एनिमल्स के सेल में नहीं होती तो इसलिए फोटोसिंथेसिस वहाँ नहीं होती। तो अब आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लो कि ये क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, दो इसकी मेम्ब्रेन्स हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा, फ्लूइड को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा।
अच्छा, अब इसमें जो आपको ये बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, काफी सारी बिल्डिंग्स हैं। इन बिल्डिंग्स को हम ग्रेना कहते हैं, या फिर सिंगुलर क्या होगा, ग्रेना। अब ये बिल्डिंग्स में मुख्तलिफ फ्लोर से बनी है, काफी सारी ये छोटी छोटी आपको नजर आ रही हैं फ्लोर्स हैं। तो इन इनमें से एक फ्लोर को आप थाइलाकोइड का नाम देते हो। क्या नाम देते हो? थाइलाकोइड। थाइलाकोइड्स काफी सारी इकट्ठी होंगी तो ग्रेनम बनेगा, और अगर ग्रेनम का प्लूरल क्या होगा, ग्रेना। तो ये ग्रेनम आ गया, थाइलाकोइड और ये स्ट्रोमा। बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर समझने के बाद आगे जाते हैं फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के असल में दो फेजेस हैं, दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, दूसरे को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। पहले स्टेप को लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके लिए सूरज की रोशनी की जरूरत है। यहाँ आपने लिखा है ना, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो पहला जो प्रोसेस है लाइट रिएक्शन, उसके लिए सनलाइट की जरूरत है। लेकिन डार्क रिएक्शन में सनलाइट की जरूरत नहीं है। सनलाइट ना भी हो तब भी डार्क रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। लाइट रिएक्शन में सनलाइट की जरूरत होती है, इसलिए हम उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। और डार्क रिएक्शन में सनलाइट की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए हम उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक, इसका यह मतलब नहीं है कि ये दिन को होता है और ये रात को होता है, दोनों के दोनों होते हैं, लेकिन ये लाइट डिपेंडेंट है और ये लाइट डिपेंडेंट नहीं है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगली बात, लाइट रिएक्शन सेल के अंदर कहाँ पर होता है और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है। तो ये याद रख लें कि लाइट रिएक्शन आकर इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ये जो आपको क्लोरोफिल के अंदर थाइलाकोइड नजर आ रही है ना, थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में, थाइलाकोइड के, ये एक थाइलाकोइड है। अब इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर ये लाइट रिएक्शन होती है। बात समझ आ गई? मेम्ब्रेन पर क्यों होती है? क्योंकि इसके मेम्ब्रेन पर दरअसल ये क्लोरोफिल पिगमेंट है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ है सेल के अंदर? क्लोरोप्लास्ट में, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर ये क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। पिगमेंट किसे कहते हैं? पिगमेंट हर उस चीज को कहते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करे या उसको रिफ्लेक्ट करे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से इसका कलर जो आपको नजर आता है वो ग्रीन ग्रीन कलर नजर आता है। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। कहाँ पाया जाता है? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर। बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगली बात, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा के अंदर, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड है, ये आपको नजर आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। लाइट रिएक्शन अगर इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, while डार्क रिएक्शन अगर इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब अगली बात, लाइट रिएक्शन के अंदर कौन सी चीज बनती है? लाइट रिएक्शन के अंदर तीन चीजें बनती हैं। ऑक्सीजन बनती है, एटीपी का मॉलिक्यूल बनता है, और एनएडीपीएच बनता है। बात समझ आ गई? ऑक्सीजन, एटीपी और एनएडीपीएच। एनएडीपीएच क्या है? एनएडीपीएच दरअसल एक को एंजाइम है। को एंजाइम का मतलब एंजाइम का साथी है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर काफी सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगी। उन एंजाइम्स को रिएक्शन कैटलाइज करने में जो चीज मदद देती है उसको हम को एंजाइम कहते हैं। तो ये एनएडीपीएच असल में एक को एंजाइम है। ठीक, तो लाइट रिएक्शन में हमने तीन चीजें बनानी है, ऑक्सीजन, एटीपी और एनएडीपीएच। और डार्क रिएक्शन में फिर ग्लूकोज बनेगा, वो फिर दूसरा स्टेप है। ये पहला स्टेप है और ये दूसरा स्टेप। बात समझ आ गई? अब आते हैं लाइट रिएक्शन की तरफ, थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं कि ये तीन चीजें लाइट रिएक्शन के अंदर कैसे बनती हैं। बात समझ आ गई? तो लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में असल असल में होता ये है कि ये क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल कहाँ पड़ा है? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर। अब थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर ये जब सूरज की रोशनी आती है, सनलाइट आती है, इस क्लोरोफिल की मॉलिक्यूल पर पड़ती है, तो होता यूं है कि इस क्लोरोफिल की मॉलिक्यूल से दो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने शेल को छोड़कर एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, एनर्जी को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, ऊपर चले गए। तो ये एरो जो बना हुआ है ना, ये ऊपर की तरफ दो इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से दो इलेक्ट्रॉन्स निकलकर ऊपर चले गए। साथ इधर लिखा हुआ है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स ऊपर हैं, मतलब इनकी एनर्जी ज्यादा हो रही है, और अगर नीचे आएंगे तो एनर्जी कम होगी। बात समझ आ गई? दूसरा काम सनलाइट का ये है कि यहाँ पर जो H2O का मॉलिक्यूल पड़ा है, उस H2O के मॉलिक्यूल्स की ये ब्रेक डाउन करते हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना। तोड़कर वो क्या करते हैं? एक तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, दूसरा काम यह है कि वो हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं। ठीक, और तीसरा काम, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आई थी, जो इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल को छोड़कर ऊपर गए, उनकी जगह लेने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स इस वाटर की मॉलिक्यूल से इधर आ जाते हैं। ठीक, एक बार इसको समझ लो ये कैसे होता है। ये H2O का मॉलिक्यूल है, H2O की मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन अलग हो गई,
और 2 हाइड्रोजन अलग हो गए। ठीक, इसको हम O2, इस एक ऑक्सीजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, O2 की शक्ल में अगर लिखेंगे तो यहाँ पर डालेंगे 1/2, क्योंकि अगर इसे सॉल्व करोगे तो वहीं एक ऑक्सीजन आएगा। साथ में जी ये जो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, इन 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो पीछे क्या बनेगा? केटाइन बनेगा ना। ये हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव में, H पॉजिटिव आयन में। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 H पॉजिटिव आयंस बन गए। तो यही काम इधर लिखा हुआ है कि एक तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, हाइड्रोजन आयंस बने और 2 इलेक्ट्रॉन्स बने। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। बात समझ आ गई? अच्छा, अब इधर आ जाओ। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइट होकर ऊपर गए थे, जिनकी एनर्जी बढ़ गई थी, वो इलेक्ट्रॉन्स आगे जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? ये असल में एक चेन है, सीरीज ऑफ प्रोटीन्स हैं, काफी सारे प्रोटीन्स इसमें अरेंज हैं। उन प्रोटीन्स का काम ये है कि इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को अगले क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स तक पहुंचाना। बात समझ आ गई? अब यहाँ पर मैट्रिक लेवल पर आप वो प्रोटीन्स के नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन एफएससी में आप जाओगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो काफी सारी प्रोटीन्स हैं उनके नाम भी याद करोगे कि साइटोक्रोम है, फाइटोसाइनिन है, फाइटोकोनिन है, इसके अलावा फेरिडोक्सिन है, काफी सारी प्रोटीन्स हैं। तो उनके नाम आप एफएससी में याद करोगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रख लो। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब अगले मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इस दौरान ये क्या करते हैं? एटीपी बनाते हैं। अब आप देखो यहाँ से ये जब नीचे आ रहे हैं ना, इसका मतलब इनकी एनर्जी कम हो गई। ये जो कम हुई है एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ गई है? वो एनर्जी दरअसल एटीपी की सिंथेसिस में लगी है, एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल हुई है। बात समझ आ गई? अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगले क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल तक पहुंच गए। यहाँ तक क्लियर है? एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सूरज की रोशनी क्लोरोफिल पर पड़ी, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलकर एक्साइट हुए, ठीक है। साथ हाइड्रोलाइसिस हुई, वाटर का मॉलिक्यूल तोड़ा, ऑक्सीजन रिलीज हुई, H पॉजिटिव आयन बना और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले। वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए इस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के पास। बात समझ आ गई? ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरकर अगले मॉलिक्यूल में गया। इस दौरान इसने एटीपी बनाया, अपनी एनर्जी लॉस कर दी, एटीपी बना लिया। अच्छा, अब अगले क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में क्या होता है कि यहाँ पर इस पर फिर से सूरज की रोशनी पड़ती है, सनलाइट पड़ती है। सनलाइट पड़ने पर फिर ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। अब अगला काम क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर ऊपर आ गए। बात समझ आ गई? यहाँ पर एक मॉलिक्यूल पड़ा है NADP, इसको हमने कन्वर्ट करना है NADPH। बात समझ आ गई? तो वो H कहाँ से आएगा? ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बना था ना, ये यहाँ से उठकर आता है यहाँ पर। ये हाइड्रोजन आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन आयन इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो H बन जाएगा और वो H फिर NADP के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होकर क्या बना देता है? NADPH बना देता है। अच्छा, ये NADPH के मॉलिक्यूल में आपने जब हाइड्रोजन को ऐड किया तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है? जब किसी प्रोसेस के अंदर, रिएक्शन के अंदर आप हाइड्रोजन को ऐड करते हो, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के मॉलिक्यूल में आपने हाइड्रोजन को ऐड किया तो वो बन गया NADPH। मतलब क्या हुआ कि इसकी आपने क्या कर दी? रिडक्शन कर दी। रिडक्शन। बात समझ आ गई? तो जो हमें 2 प्रोडक्ट्स चाहिए थे, ADP और NADPH, ADP यहाँ पर बन गया और NADPH यहाँ बन गया और ऑक्सीजन पहले ही रिलीज हो गई। तो 3 हमारे जो प्रोडक्ट्स थे, तीनों की तीनों हमारे पास बन गए। बात समझ आ गई? चलिए जी, तो यही आज का लेक्चर था। अब अगले लेक्चर में फिर हम डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह ADP को और NADPH को इस्तेमाल करके आप डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाते हो। वो फिर हमारा इंशाल्लाह अगला टॉपिक होगा। बात समझ आ गई? चलिए, यही हमारा आज का लेक्चर था। अब आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे सामने सिर्फ एक कैमरा लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है, ठीक। तो कैमरे के सामने पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फेस पर वो इंप्रेशंस लाना, वो एक्सप्रेशंस लाना और साथ फिर ये जहन में बिठाना कि पता नहीं बात समझ भी आई है अगले को कि नहीं आई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक कमेंट कर दिया करें, लेक्चर आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, एक कमेंट छोड़ दिया करें ताकि मुझे पता चल सके कि वाकई मैं दीवार को किसी नॉन लिविंग थिंग चीज़ को नहीं पढ़ा रहा बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ये इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट कर दिया करें, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।